आपके अपने YouTube चैनल न्यू संस्कार क्रांति के साथ आप पढ़ रहे हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत शिक्षा में हुए सुधारों के संबंध में। और अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता पश्चात शिक्षा समितियों के संबंध में। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के संबंध में क्या विकास कार्य किए गए उस संबंध में आज हम पढ़ना शुरू करेंगे। इस संबंध में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वह है राधा कृष्ण आयोग। राधा कृष्ण आयोग। राधा कृष्ण आयोग जो गठित हुआ था वह 1948 और 1949 में गठित हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। इसके अध्यक्ष डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे। इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे और यह स्वतंत्रता के पश्चात पहली ऐसी समिति थी जिसने शिक्षा के संबंध में सुधार कार्य संबंधित कुछ प्रयास किए और इसका गठन 1948 और 1949 में हुआ था और यह जो गठित की गई थी भारत सरकार के द्वारा गठित की गई थी और इसमें जो अध्यक्ष थे वो भारत सरकार के जो भारतीय थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसका यह है कि यह जो समिति बनी थी वह विश्वविद्यालय के लिए बनाई गई थी, सिर्फ विश्वविद्यालय के लिए बनाई गई थी। इस समिति का आपके प्रारंभिक शिक्षा से और माध्यमिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था। इसका संबंध जो था वह सिर्फ उच्च शिक्षा से था, अर्थात स्नातक लेवल की या प्रास्नातक लेवल की शिक्षाओं से इसका संबंध था। और इस चूंकि शिक्षा में इसका भी एक बहुत बड़ा योगदान है इसलिए हम यहाँ पे इसको पढ़ना समीचीन समझते हैं। इसके बाद इसी समिति के बल पे यूजीसी की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसको हम यूजीसी कहते हैं वह यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गठन किया गया और इस संस्था को स्वायत्त शासी घोषित किया गया, अर्थात यह एक स्वतंत्र संस्था होगी जिसमें किसी का कोई नियंत्रण नहीं होगा, यह स्वेच्छा से अपना कार्य करेगी। इस प्रकार से आपका जो राधा कृष्ण आयोग है वह समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे मुदालियर आयोग की। अब हम बात करते हैं मुदालियर आयोग की। जैसा कि आप देख रहे हैं मुदालियर आयोग का जो गठन हुआ था 1952 में किया गया था और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर एल एस मुदालियर। डॉक्टर एल एस मुदालियर। यह जो शिक्षा समिति थी उसका संबंध माध्यमिक शिक्षा से था। जो मुदालियर आयोग था वह गठित किया गया था 1952 में। इसके अध्यक्ष डॉक्टर एल एस मुदालियर और इसका जो संबंध था वह माध्यमिक शिक्षा से था और इसके जो शिक्षा में प्रभाव को देखा जाए तो वास्तविक रूप से स्वतंत्रता के पश्चात यह पहली ऐसी समिति थी जिसने शिक्षा में एक महत्वपूर्ण सुझाव के तरफ ध्यान आकर्षित किया और वो सुझाव था अध्यापकों की समस्या। अध्यापकों की समस्या। इस आयोग ने सबसे पहले अध्यापकों की जो समस्या है उसके तरफ
ध्यान आकर्षित किया। अध्यापकों की समस्या का तात्पर्य यहाँ से यह है कि वह शिक्षा हम कब प्रदान करेंगे, जब हमारे पास अध्यापक होंगे। जब हमारे पास अध्यापक ही नहीं होंगे, शिक्षक ही नहीं होंगे, तो हम शिक्षा कैसे प्रदान करेंगे। परिणाम स्वरूप इस आयोग ने कहा कि हमें अध्यापकों की जो समस्या है उससे पहले निपटना है, उसको समाप्त करना है। इसके बाद इस आयोग ने यह कहा कि हम प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, लेकिन यह प्रशिक्षण दो प्रकार का होगा। एक प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण, जो कि 2 वर्ष का होगा, और दूसरा माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण, जो कि 1 वर्ष का होगा। इस आयोग ने जो 2 बहुत बड़े सुझाव दिए, पहला कि अध्यापकों की समस्या, शिक्षा में हम अध्यापकों की जो कमी होगी तो हम उसको कैसे समाधान करेंगे, कैसे शिक्षा प्रदान करेंगे। इसके बाद प्रशिक्षण की समस्या, प्रशिक्षण हेतु उसने ये कहा कि हम 2 प्रकार के शिक्षा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना चाहते हैं। एक प्राथमिक शिक्षण प्रशिक्षण जो कि 2 वर्ष का होगा, एक माध्यमिक शिक्षण प्रशिक्षण जो कि 1 वर्ष का होगा। प्राथमिक जो शिक्षा प्रशिक्षण था उसके लिए जो उसने योग्यता रखी वह मैट्रिक और इस इंटर इन्होंने योग्यता रखी। माध्यमिक के लिए उन्होंने जो योग्यता रखी वह स्नातक थी। उन्होंने कहा कि जो लोग मैट्रिक या इंटर पास हैं हम उनको प्राथमिक शिक्षा प्रशिक्षण 2 वर्ष का देने के बाद उनको हम प्राथमिक शिक्षा में एज ए अध्यापक नियुक्त कर सकते हैं। इससे हमारी इन अध्यापकों की समस्या का निदान हो सकता है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग स्नातक पास हो चुके हैं उनको हम माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण 1 वर्ष का देने के बाद हम उनको एज अध्यापक रख सकते हैं। इस प्रकार से मिडिल में जो 6th grade होता है या 9th 10th होता है उसमें हम अध्यापकों की समस्या को निदान कर सकते हैं या अध्यापकों की समस्या से हम मुक्ति पा सकते हैं। इस प्रकार से इनका ये जो 2 कथन था वह एक बहुत महत्वपूर्ण कथन के रूप में सामने आया। इसके बाद इन्होंने एक बड़ी बात यह कही कि जितने भी प्रशिक्षण संस्थान हैं वह शोध कार्य भी करवाएं। मुदालिया आयोग ने यह भी कहा कि जितने भी प्रशिक्षण संस्थान हैं अर्थात जो भी टीचिंग संस्थान है जहां पे अध्यापकों को प्रशिक्षण का कार्य किया जाता है वह शोध कार्य भी करवाएं। इससे ये होगा कि जो इन बच्चों में या जिन संस्थाओं में हमें उपयुक्त अध्यापकों की आवश्यकता है वह हमें यहाँ से मिल जाएंगे। इस प्रकार से आपका जो मुदालिया आयोग है ये एक बहुत महत्वपूर्ण आयोग के रूप में सामने आता है और इसकी जो योजनाएं हैं जो इसके सुझाव हैं भारतीय शिक्षा में लागू किए गए। परिणाम स्वरूप जो प्राथमिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान है पहले जो कि बीटीसी के नाम से चलता था अब वह डीएलएड के नाम से चल रहा है और जो ये है माध्यमिक शिक्षण ये हमारा आज भी बीएड के नाम से चल रहा है और समय समय पर ये 1 वर्ष का 2 वर्ष का या 1 वर्ष का 2 वर्ष का होता रहता है। वर्तमान में अब जो नई व्यवस्था लागू की गई है उस हिसाब से हम बीए डीएलएड और डीएलएड की व्यवस्थाएं लागू हैं। जो अगली समिति है वह है महिला शिक्षा समिति। अब हम बात करते हैं महिला शिक्षा समिति के संबंध में। तो महिला शिक्षा जो समिति को हम दुर्गाबाई देशमुख समिति के नाम से भी जानते हैं। दुर्गाबाई देशमुख दुर्गाबाई देशमुख समिति के नाम से भी जानते हैं और ये जो गठित की गई थी 1958 में गठित की गई थी। इसका सबसे प्रमुख सुझाव यह था शिक्षा। इन्होंने ये कहा कि आप मिडिल तक शिक्षा की व्यवस्था कराएं और इसके अलावा लड़का और लड़की
दोनों के लिए एक समान शिक्षा व्यवस्था लागू करने का इन्होंने प्रावधान किया। इसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि जो पिछड़े वर्ग और जो महिला शिक्षा है या जो दबे कुचले लोग हैं उनके लिए आप विशेष प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था भी कीजिए और शिक्षा दोनों के लिए एक समान होनी चाहिए और व्यवहारिक भी शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा पे इन्होंने मुख्य रूप से फोकस किया। इस प्रकार से आज का आपका जो क्लास है समाप्त होता है। अगले क्लास में आपके शिक्षा के संबंध में सबसे प्रमुख समिति कोठारी आयोग के संबंध में हम अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही।